Hello everyone, myself Aditya Singh. Today I am going to discuss on a topic that is migrant workers. ये टॉपिक पिछले 3-4 महीनों में फोकस में आया है जब हमने देखा लॉकडाउन के बाद लोग आना शुरू किए। हालांकि इसके पहले भी ये लोग थे, बहुत ये लोग काम कर रहे थे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर फोकस नहीं था। ये लोग इनविजिबल थे, अब ये लोग विजुअल हो गए। तो समझेंगे आज हम कि कैसे ये लोग इफेक्ट हुआ, इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट होगा, इनके वापस आने से इनका वापस आना रोका जा सकता था कि नहीं। ये सब टॉपिक्स डिस्कस करने लायक है और एक एज ए मैसेज है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, क्या कर सकती है, और सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स ही अफेक्टेड हुए कि उनसे लिंक्ड कितने लोग हैं और कौन कौन कैसे अफेक्ट हुआ है, वो भी आज हम समझना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लोग होते कौन हैं? ये लोग छोटे छोटे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट से वर्कर्स होते हैं जो जॉब की सर्च में बाहर जाते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या अपने इनके स्टेट में रोज़गार नहीं होने के कारण इनको जाना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये काम करते हैं इनको पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मैक्सिमम ये लोग जाते हैं। बहुत सेविंग्स ये लोग नहीं करते हैं, जो सेविंग्स करते हैं ये घर भेज देते हैं, कुछ फिक्स शेल्टर नहीं रहता है। तो ये भी एक कारण था कि एक मास में 10-15 दिन इंतज़ार करने के बाद लॉकडाउन के मैक्सिमम लोग वहाँ से चल दिए। सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या, प्लस पॉइंट क्या हुआ इस कोविड का, द इनविजिबल्स हैव बिकम नाउ विजिबल। मतलब कि ये लोग अभी इनका जब आप सुनेंगे पॉपुलेशन इनका कितना है तब आपको शौक लगेगा। ये अप्रॉक्स 12.5 करोड़ लोग हैं, जो मोर देन इससे हैं। अभी तो एक और डेटा मैं आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा हैं, लेकिन मिनिमम 12.5 करोड़ लोग तो जॉब लॉस कर दिए हैं अलग अलग तरीके से। अगर कुछ माइग्रेंट, मैक्सिमम माइग्रेंट है इसमें। तो ये पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा एक तरह से मूवमेंट आप समझते हैं। पार्टीशन में करीब 1.5 करोड़ लोग अपने अपने जगह से माइग्रेट हुए थे, दूसरी जगह गए थे। लेकिन इस टाइम जो फिक्स डेटा तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन जितना नॉलेज है उस हिसाब से अप्रॉक्स 6 to 7 करोड़ लोग माइग्रेट किए हैं। बहुत लोग नहीं कर पाए, रिसोर्सेज नहीं थे या कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सब डेटा मिलती कहाँ है? मॉस्पी से मिलते हैं और एक प्राइवेट भी संस्था है CMIE, उससे भी मिलते हैं। लेकिन हालांकि इस कंडीशन में किसी के पास फिक्स डेटा नहीं था। ये कैसे हमको पता चला? क्योंकि जब ये लोग परेशान थे तो हर सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू गवर्नमेंट के पास आवाज़ उठने लगी कि इनको हेल्प चाहिए, ये लोग पैदल आ रहे हैं, अलग अलग परेशानी से अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो उस डिस्कशन में मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक डेटा दो कि कितने लोगों को हमको खाना या पैसा या कुछ हेल्प देना है, वो आप हमको एक बताओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कोई फिक्स डेटा ना होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से हेल्प नहीं पहुंच पाई। और 40 दिन लग गए हमको कि कोई श्रमिक एक्सप्रेस या कुछ ट्रेन ऐसी चला के जैसे इन लोगों को वापस लाया जा सके। तो फिर क्या कुछ इनके लिए राइट्स नहीं है या कुछ आर्टिकल्स या कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? नहीं, बहुत सारे हैं। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 19 है, 23 है, और वेजेस के लिए 43A है, और बहुत सारे हैं। ये टेक्निकल है, इस पर हम बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहले समझते हैं ये कितने टाइप के होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। एक परमानेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल परमानेंट वर्कर्स जो लोग बिहार से गए हैं, वेस्ट बंगाल, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ में कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहने, 10 साल, 15 साल, 20 साल रहने लगे हैं या धीरे धीरे वहीं के मेंबर हो गए, वो परमानेंट माइग्रेंट्स आप कह सकते हैं। सीजनल कुछ होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु साइड जहाँ पे शुगर केन होता है या कुछ और भी फसल है, तो वो अलग अलग सीजन में वहाँ काम करके कुछ पैसे कमा के वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे का फिर कमाते हैं, हर तरह वो घूमते हैं। और सबसे बुरी स्थिति होती है कैजुअल वर्कर्स की। ये लोग सर्च करते हैं जॉब, लेकिन कभी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ फिक्स नहीं होता है कि इनको मिलेगा या नहीं जॉब मिलेगा। तो हम समझेंगे इसके अलावा ये काम कैसा करते हैं। तो पहले हर एक इंसान को क्या राइट होना चाहिए? डिसेंट वर्क का। डिसेंट वर्क की क्राइटेरियाज क्या हैं? कुछ क्राइटेरियाज हम सोच सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो इनको, कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर हो इनके पास, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन ये सब इनका ज़ीरो है। तभी इनको कोई नहीं, किसी ने पूछा इनको, तभी इनको पैदल वापस आना पड़ा।
और ये मजबूर होकर डिसेंट वर्क इनको नहीं मिलता है तो कैसा वर्क करते हैं, जस्ट टू सस्टेन वर्क, और जिसका आउटपुट क्या है कि दे आर नॉट हैप्पी। और क्यों ऐसा मिलता है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इनके कि बहुत स्किल्ड नहीं होते हैं, ये बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम समझना चाहेंगे कि अगर इनको इनका राइट्स मिले और इनको एक अच्छी सैलरी मिले, इनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, तो उससे सबको बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ लोग जो MSME चला रहे हैं उनको लग रहा होगा अभी कि नहीं, ऐसा कैसे बेनिफिट हो सकता है, जो छोटी कंपनी चला रहे होंगे। तो अगर वर्कर्स को आप बहुत राइट्स दे देंगे, बहुत उनका पैसा बढ़ा देंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट, उनके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, ज़रूर कॉस्ट तो ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए पॉजिटिव वे में कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी आपकी, जो हम नहीं कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम लोग। और कॉस्ट जो थोड़ा बढ़ेगा वो गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए इन कंपनीज़ को। आप ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, छोटे वर्कर्स जो कम स्किल्ड हैं उनको भी आप काम दे रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे आपको स्पेशल कुछ टैक्स अलाउंस देना चाहिए छोटी कंपनीज़ को, जो कि गवर्नमेंट बड़ी कंपनीज़ को कर रही है। मैक्सिमम बड़ी कंपनी को 1,40,000 करोड़ का दिया था कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो छोटी कंपनीज़ को भी और एक्स्ट्रा हेल्प आप दे सकते हैं। GST में कुछ रिडक्शन कर सकते हैं। GST में तो 2 ही स्लैब होना चाहिए, 7 और 15। इतना ज़्यादा स्लैब का मार्जिन है। अगर सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट असेंबल कर रहे हो तो उसका कॉस्ट अपने आप बढ़ जाता है। कोई आपका प्रोडक्ट जो कि 28 में पड़ रहा है, कोई 15 में, कोई 12 में पड़ रहा है, कोई 5 में पड़ रहा है, तो अलग अलग सबको असेंबल करके आपका कॉस्ट ऊपर चला जाता है। हालांकि ये एक डिफरेंट डिस्कशन का टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा अगर हम समझें तो क्यों और इनको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज ये लोग टारगेट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या, ये लोग कंसीडर नहीं किए जाते सन ऑफ द सॉइल। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन इनको फेवर इसलिए नहीं करता क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स नहीं है मतलब वोटिंग राइट्स तो हैं, लेकिन मूव करने के कारण, आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश से आप महाराष्ट्र में मूव कर गए हैं तो आपको वोटिंग राइट्स तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ का जो पॉलिटिशियन वो भी आपको नहीं पूछेगा, वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप तो उनके लिए आप वोट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जहाँ महाराष्ट्र में आप गए हैं वो भी आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप उसके लिए भी वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको बहुत कोई केयर नहीं कर रहा है। हालांकि इस गवर्नमेंट ने एक लाया था 1 नेशन 1 राशन कार्ड, जो कि एक अच्छा स्कीम था, पिछले साल आया था। उससे बेनिफिट क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाके ईजिली आप अपना जो राशन ले सकते हैं। राशन मतलब बेसिक जो है, राइस हुआ, वीट हुआ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। आप एक राशन कार्ड से ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनको स्टेट पॉलिसी से दूर रखा जाता है। स्टेट पॉलिसी से दूर इन द सेंस, जो चीज़ें हमको मिलती है, चीनी, दाल, ऑयल, कुछ भी हुआ जो कि स्टेट अपने अलग से स्कीम में दे रही है, वो इनको नहीं मिलता है। तो इनको कह सकते हैं हम, दे आर नोबडीज चिल्ड्रन। दे आर नोबडीज चिल्ड्रन बिकॉज नो दे कैनॉट वोट। और अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वोटिंग का राइट, इसमें अच्छा चेंजेस क्या हो सकता है इनके लिए। एक ही चीज़ हो सकता है कि अगर आने वाले कुछ समय में जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, जैसे स्विट्जरलैंड या कई देश में होता है, तो अगर मोबाइल से वोटिंग का सिस्टम आ जाए तब इनकी वैल्यू हो जाएगी। एटलीस्ट जिस स्टेट से गए हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो इन्हें वैल्यू करना शुरू करेंगे। हालांकि उसमें बहुत टाइम है, ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये करते क्या है, मैक्सिमम ये जाते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे को घर पे मैक्सिमम भेजते हैं, कुछ बेसिक्स अपने लिए रखने, अपने डे टू डे लिविंग के लिए छोड़ के भेजते हैं। अब इसको आप लिंक करिए एक मेरे पुराने वीडियो से, जिसमें मैंने बताया था MSMEs के बारे में कि MSMEs और मैक्सिमम को जॉब कहाँ मिलता है, MSMEs में मिलता है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैक्सिमम काम करते हैं। और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो देती है वो MSME देती है, अप्रॉक्स 85%। नॉन एग्री के अलावा अगर तो MSMEs ही देती है। और उसमें भी अलग अलग पार्ट में ये लोग काम करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जॉब कौन देता है कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा इनको जॉब मिलता है। वो सेमी स्किल्ड, लेस स्किल्ड, सबको वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। 4 करोड़ लोगों को जॉब देता है। और पिछले कुछ समय से रियल इस्टेट बहुत परेशानी में है। गवर्नमेंट ने थोड़ा मोड़ा कोशिश किया हेल्प करने के लिए, लेकिन बहुत हेल्प नहीं कर पाई। उसके अलावा इनको जॉब मिलता है डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में करीब 2 करोड़ लोग।
हालांकि कुछ फिक्स डेटा नहीं है, ये अप्रॉक्स डेटा है, कहीं अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं। टेक्सटाइल में 1.1 करोड़ लोगों को मिला है, ब्रिक्स जहाँ बनती हैं, ट्रांसपोर्ट में, माइंस में, अलग अलग जगह इनको काम मिलता है। और लेकिन अब इस प्रॉब्लम के बाद जब ये लोग वापस आ गए हैं, बहुत लोग वापस आ गए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये लोग बहुत डिस्टेंस पे अब नहीं जाके काम करना चाहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फियर। ये कह सकते हैं कि ये सोचेंगे भाई हम 300-400 किलोमीटर दूर ही जाएं जहाँ से हम इजीली वापस आ सकें, क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद हम किस पे ट्रस्ट करें, पता नहीं गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि नहीं, या जो कंपनीज हमको हेल्प करेगी कि नहीं जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ एक दिन में आप वापस आ सको। तो ये माइंडसेट चेंज हो जाता है, कुछ लोग जाएंगे भी, दूर भी जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे होगा क्या, जो एमएसएमईज खुद ही परेशान थी, उनके जो वर्कर्स थे वो वापस आ गए हैं, और वो वर्कर्स अब जो उनको वो ट्रेन की रहती हैं कि आप कम रिसोर्सेज में कैसे सामान, उनका प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर कर सको, उनकी सर्विस कैसे कर सको, तो उनमें प्रॉब्लम आएगा। वो 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है एमएसएमईज। अभी एमएसएमई तो बैंक से परेशान है ही, उनको सही से लोन नहीं मिल रहा है, जो पहले से लोन नहीं लिए उनको तो और भी प्रॉब्लम हो रही है, जो पहले से लोन लिए उनका 20% इंक्रीज होकर उनको मिल जा रहा है, तो वो अलग ही उधर परेशान है। तो यहाँ पे ये माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम उससे मर्ज हो रहा है। और फिर अगर हम देखें तो ये कितने लोग हैं, टोटल माइग्रेंट्स इंडिया में 50 करोड़ है। 50 करोड़ है, लेकिन उसमें बहुत टाइप के हैं, जैसे किसी की मैरिज हो गई है, कुछ ऐसा ऐसा अलग अलग तरीके से हम काउंट करेंगे कि वर्किंग कितने हैं, करीब 12-13 करोड़ लोग वर्किंग हैं। और ये लोग करीब 60 to 65,000 करोड़ ये लोग विलेजेस में भेजते हैं। तो विलेज की इकोनॉमी इनके बेसिस पे चलती है, और एमएसएमईज की जो प्रोडक्ट बनते हैं या बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आके ऐसे रूरल इकोनॉमी में जो बिकते हैं उस पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण हमको कंजम्पशन पे ही भरोसा करना पड़ेगा। हमारे देश के लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतना हमको पैसा आएगा, उतनी हमारी जीडीपी बनेगी। लेकिन ये लोग जो पैसा भेजते थे वो भेजना बंद कर दिए। बाकी इंटरनेशनल माइग्रेंट भी बहुत पैसा भेजते हैं, करीब 2-2.5 करोड़ लोग बाहर हैं जो एनआरआईज बोल सकते हैं, वो भी अफेक्टेड हुए हैं। कुवैत जैसे देश में और भी बहुत जगह इफेक्ट हुए हैं, तो उनका भी इफेक्ट होना एक अलग ही प्रॉब्लम है। उसके अलावा अब जो एमएसएमईज और बड़ी कंपनीज के जो प्रोडक्ट जो गांव में बिकते थे वो भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने इनको 6-7 हज़ार रुपये दे के शहर में रोक ली होती 4-5 महीने के लिए, तो शायद आज जब लॉकडाउन खुल रहा है तो ईजिली ये लोग काम पे जा सकते थे और बहुत हेल्प हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो और कुछ लॉज भी थे इनके लिए पहले जो कि इनको पता ही नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी ने 1970s में लाया था कि राइट फॉर इंटरस्टेट वर्कर्स के लिए लाया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लाया था, बहुत कुछ लाया था, लेकिन ये लोग इसको नहीं सही से यूज़ कर पाए। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या होगा इससे, आप देख रहे हैं इस टाइम पे 1-2 कंपनी रिलायंस हुई या 1-2 कंपनी बहुत एक्सट्रीम रिच हो रही है, सब कुछ उन्हीं के पास जा रहा है। छोटी कंपनी के वर्कर्स भी परेशान हैं और कंपनीज भी परेशान हैं, तो पुअरर और भी पुअरर हो रहा है। और हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हैं, तो हम इससे और भी परेशान हो जाएंगे। और हम हेडिंग किधर कर रहे हैं, टूवर्ड्स प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब क्या कि बहुत कम लोगों के पास मैक्सिमम पैसे का चले जाना। मतलब कि इंडिया में एक डेटा एक बार आया था, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि 7-8% जो 10 लोग हैं करीब, उनके पास पूरे वर्ल्ड की 50% इनकम है। तो ये बहुत बुरा है। तो धीरे धीरे आपके कंट्री में भी अगर इनको राइट्स नहीं मिलेगा, हर लोग इक्वल नहीं होंगे। डिफरेंट क्या है, चाइना और यूएस में जीडीपी में बहुत डिफरेंस नहीं है उनके, लेकिन पर कैपिटा में डिफरेंस है कि जो एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा उसमें डिफरेंस है, क्योंकि इक्वालिटी उतनी नहीं है। चाइना में भी वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वर्कर्स उनके वहाँ भी परेशान है। तो सेम चीज़ है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, हमको ग्रो करना है, तो हमको अपने वर्कर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये हैप्पी रहेंगे तो अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल की भी, अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी, स्टेट की भी, सेंटर की भी। और पिछले 70 साल में हुआ है ये, अभी पिछले 5 या 7 साल में नहीं हुआ है। तो एक बेस्ट चीज़ जो इस गवर्नमेंट में मुझे जो लगता है, जो स्मार्ट सिटी का प्लान था, अगर गवर्नमेंट उसमें एक बेस्ट चीज़ कर सकती है कि जब भी स्मार्ट सिटीज़ बनाए तो उसमें
इन वर्कर्स को भी अपने पॉलिसी मेकिंग के ध्यान में रख के, और इनको कहाँ कैसे शेल्टर इनको मिलेगा, कैसे वर्क मिलेगा, सब कुछ, और अगले पेंडेमिक के लिए हमें सोचना चाहिए। इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोग मुझसे वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हम कर सकते हैं। एक मुझे ख्याल आता है कि वुमेन्स के लिए, अगर जो गरीब वुमेन्स हैं, अगर उनको फिक्स आप सैलरी देने लगो 3000 4000, तो उससे भी कंजम्पशन साइकिल और बढ़ेगी। और हमने देखा लॉकडाउन में हमारे घर में और भी हर जगह कि कितना वो लोग काम करते हैं। तो एक उनको फिक्स इनकम उनको होनी चाहिए। वो इनकम होने से ऐसा हो सकता है जब वो शहर में जाएं या कभी किसी कंडीशन में, तो वो अपना कोई बिजनेस या कुछ कर सकती हैं और इतनी परेशानी नहीं, क्योंकि वुमेन जो माइग्रेंट वर्कर से सबसे बुरी स्थिति उनकी है। उसके अलावा अगर उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट एक चीज़ कर सकती है कि उनको 3000 के हिसाब से वो आप उनके अकाउंट में दें, और उसके बिहाफ पे वो 50,000 60,000 का कोई लोन ले सकें, जो लोन से वो कोई सिलाई मशीन हुआ या कुछ भी वो खरीद सकें, उससे वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें, उससे वो अपना पैसा कमा सकें। तो जो 2-3 सोर्स एक घर में हो जाएगा पैसा कमाने का, तो उससे आपकी पूरी इकॉनमी एक ज़्यादा बैलेंस तरीके में हो जाएगी। लेकिन एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, फिर इस पर कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।